बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना कौरी। मेरे मुल्क में सियासी हलचल ज़्यादा होती है, लेकिन इस सियासत के ज़रिए अवामी मसाइल का हल कम ही तलाश किया जाता है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा आखिरकार पौने 6 साल बाद तकमील के मराहिल पे आता है और उसके इफ्तिदा का ऐलान कर दिया जाता है। इमरान खान साहब कल कराची में मौजूद होंगे और इसका इफ्तिदा करेंगे, लेकिन मसला कुछ यूं है कि इस मंसूबे का आगाज नून लीग की गवर्नमेंट ने किया। ये मंसूबा 2016 में शुरू हुआ और जिसे 2018 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि 2018 में सियासी हलचल और इंतखाबात की वजह से मंसूबा ताखिर का शिकार हो गया। और उसी तरह से जैसे पीटीआई के बहुत सारे मंसूबे ताखिर के शिकार हुए, इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब 2022 की आमद आमद है और 2021 का दिसंबर, जिसमें हमें मौजूदा गवर्नमेंट की फुर्तियां नजर आती हैं। और इस दिसंबर में अब इस मंसूबे की तकमील का ऐलान किया जाता है, इफ्तिदा होने जा रहा है। मामला उस वक्त खराब होता है कि जब पीटीआई की हुकूमत के इफ्तिदा से एक दिन पहले मुस्लिम लीग के रहनुमा इफ्तिदा की जगह पे पहुंचते हैं और एक अलामती इफ्तिदा करके ये कहते हैं कि जनाब, चूंकि ये नून लीग का मंसूबा था तो अब वजीर आजम साहब को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो मंसूबा जिसे 2 साल में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसे पौने 6 साल में मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम साहब क्या साबित करना चाहते हैं। बहरहाल एक चीज़ जो कराची के लिए अच्छी होने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भी आपको कराची की सियासत में आपको नज़र आया कि आज क्या कुछ हुआ। काफ़ी बदमज़गी हुई, ये नहीं होना चाहिए था। प्रोग्राम में और भी बहुत से इशूज़ हैं जिस पे बात करेंगे। अपोजिशन के मसाइल, महंगाई के इशूज़ और कुछ कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, ये किस हद तक ख़तरनाक है। मेरे साथ प्रोग्राम में सब मौजूद हैं। समीर मीर शेख साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। मुझे आवाज़ कुछ कम आ रही है। जी, अभी बेहतर है ठीक आवाज? है जी, अब बेहतर है। समीर मीर शेख साहब, क्या समझते हैं आप? पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या हुआ, इस पे हम बात नहीं करते हैं। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा जो था वो इतना डिले क्यों हो गया, इतनी ताखिर से क्यों सामने आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको याद होगा जब पीएमएलएन जो इसका क्रेडिट ले रही है, मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन ने तो इस पे कोई काम किया ही नहीं था और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल ही रुइंस था। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हम पहली बात तो हम सिंध हुकूमत से कोशिश कर रहे थे कि वो अपने वादे जो उन्होंने किए हैं या जो उनके साथ एग्रीमेंट है कि वो बसेस लाएंगे, बसेस चलाने की चीजें वो सब करेंगे, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ उठा दिया। जैसे आज उन्होंने हेल्थ कार्ड पे हाथ उठाया हुआ है या जितने भी और मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम इसको खुद करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद इसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की। इसकी जो यहाँ लोकल कंपनी के साथ चीजें हैं वो खुद स्टार्ट की, तो उसमें डिले हुआ। जाहिर है, आपको पता है सिंध हुकूमत एक ना अहल हुकूमत है जो ना इस आवाम को कोई फायदा पहुंचाना चाहती है, वो सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं। तो उनके साथ जो पहले एग्रीमेंट्स थे वो नहीं हो रहे थे। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ये सब चीजें की तो उसमें डिले हुई। पर मैं आज समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहरियों के लिए ये एक जबरदस्त तोहफा है कप्तान की तरफ से। हम जो पिछले 30-40 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कराची शहर में भी कोई अच्छी बसें आए, कराची की सर, शहर भी अच्छा तो अच्छी हो बसें। गया बहुत, लेकिन कराची वालों को इस बात पे भी हैरत है कि कुछ अच्छा भी हुआ तो उसमें भी लड़ाई का अंसर सामने आया और सियासतदानों ने आपस की चपकलिश जो है वो सामने लेके आई, तो ये भी एक बैड एक्सपीरियंस था। मेरा सवाल ये है कि आप खुद ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिंध के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कराची के लिए कुछ नहीं किया, और इस वजह से हम पहले उनकी तरफ देखते रहे कि वो कुछ करेंगे। जब आपको पहले ही अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो आप पहले ही कराची को ये तोहफा दे देते। अब तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे इंतखाबात होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने भी फुर्तियां अचानक से ही दिखाई हैं? नहीं जी, देखें, इसका एक प्रोसेस होता है, ये ओवरनाइट चीजें नहीं हो सकती। इसकी प्रोक्योरमेंट है, चीजें हैं, इसकी जो फंड्स की रिलीज हैं, बजटिंग है, उसमें टाइम लगता है। ये इस तरह नहीं होता कि खान साहब ने बटन दबाया और दूसरे दिन जाके खरीद ली जाए। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो पुराने मुआहदे हुए हुए थे सिंध हुकूमत के साथ, पहले तो उनके साथ उसको फाइनलाइज करने की कोशिश की गई कि जो आपकी कमिटमेंट है आप पूरी करें।
वो लोगों ने नहीं की। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जब हम खुद करेंगे तो फिर उसकी एक फंड एलोकेशन होती है, बजटिंग होती है, फिर उसकी जो पूरी जिस तरह उनको खरीदा जाता है बसों को, उसको एक टाइम लगता है, फिर उसके बाद आने में उनको टाइम लगता है। तो वो जितना टाइम लगा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द हुआ चीजें। इसी तरह देखिए पीएमएलएन ने भी कोशिश की थी बनाने की, लेकिन वो नाकाम हो गए। उन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि हम अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, लेकिन वो नहीं कर सके। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस टाइम पर क्रेडिट लेना ये बिल्कुल नाइंसाफी है उनकी, और उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं उन्होंने लगता एक प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं बच्चों की लड़ाई जैसी सिचुएशन थी आज कराची में कि जी। मतलब एक सियासतदान और मंझे हुए सियासतदान आप कह सकते हैं कि इस तरह की बातें और फिर जो कुछ हुआ उस जगह पे बदमज़गी हुई, तो ये काफी अजीब सी बातें हुई हैं आज। देखिए उनका बनता नहीं था। मैं नहीं हम्म। समझता हूँ कि पीएमएलएन को, वो एक पुरानी पार्टी है, ये ऐसे साहब पुराने एक सियासतदान है, उनको ये बच्चों वाली हरकतें करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका बनता ही नहीं है। कराची की आवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, वहां जो लोग खड़े थे उन लोगों ने भी इनके खिलाफ नारे लगाए, और मैं समझता हूँ काफी एम्बेरसमेंट उनको भी हुई, और कराची के शहरियों के लिए भी एक अच्छी चीज होने जा रही थी। ये कराची के शहरियों के लिए एक खुशखबरी थी। मतलब हम लोग सब लाहौर जाते हैं, हम दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं, तो बसें देखते हैं, हम तो सोचते थे कि कब कराची की भी ये किस्मत खुलेगी। तो आज जब देखें, आप उतना क्रेडिट लें जितना आपने काम किया है, उससे ज्यादा लेंगे तो आवाम आपको रिजेक्ट ही करेगी। आवाम बेवकूफ नहीं है। आपने क्या किया था? आपने सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो एक जाले लगाए थे और एक थोड़ा रोड बनाया था। सब कुछ टोटल कंप्लीशन इसकी पीटीआई हुकूमत ने की है। तो वो जिसने किया है काम वही क्रेडिट लेगा, वही आके इफ्तिताह करेगा। आवाम उसी के लिए तालियां बजाएंगी। आपको फिर डंडे ही पड़ेंगे जो हुआ उनके सर, साथ। ये तो कराची वालों ने देखा है कि हम इंतखाबात का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो वफाक के इंतखाबात हों। इसमें होता कुछ कराची वालों का भला यूं है कि वफाक भी अचानक से सामने आ जाती है और सूबाई हुकूमत भी अचानक से मंसूबे शुरू करने लग जाती है। 2018 में भी हम देख चुके हैं कि जैसे ही इंतखाबात करीब होते हैं, कराची की सड़कें खुद रही होती हैं, और कभी वफाक का उस पे होता है, वफाक का मंसूबा होता है, कभी सूबे का मंसूबा होता है। हम कराची वाले तो बस यही चाहते हैं कि कराची का भला हो जाए, यानी कि इन सियासत की लड़ाइयों में कराची का भला कभी नहीं हुआ है। देखिए मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें टाइम लगा, लेकिन जो अब तक हो चुका है हमें उसको भी जरूर देखना चाहिए। देखिए खान साहब ने अपने एमएनएस के थ्रू जो फंड्स दिए, उसमें वो टोटल काम हो चुका है। कराची की दीगर गलियां हैं, सड़कें हैं, सुएज सिस्टम है, पानी की पाइपलाइंस हैं, वो हमारे एमएनएस में खड़े हो के अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करवा चुके हैं, जो कि ये इनका काम नहीं था। वंस अगेन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम था कि ये सब कुछ करना, लेकिन जब वो नहीं कर रहे थे तो खुद खान साहब ने अपने एमएनएस को फंड्स दिया। उन लोगों ने कराची की गलियां गलियां अंदर ठीक करवाई हैं, काम करवाया है, वो नजर आ रहा है। सर, दूसरी सिंध बात मैं गवर्नमेंट आपको को तो इस बताता पे हूँ। भी एतराज है ना कि इमरान खान साहब ने अपने ही एमएनएस को जो है वो फंड दिया और हमारे फंड्स रोके हुए हैं, ये तो इल्जाम लगाते हैं। देखिए इनका तो ये काम है कि ये ना दूसरों को करने देते हैं ना खुद करते हैं, तो इनकी तो बात ही छोड़ दें आप। हम्म। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एहसास के टाइम पर खान साहब ने सिंध की आवाम को 60 अरब रुपए दिए, और ये वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले नहीं थे जो आपके हमारी माएँ हमारी बहनें जाके घंटों लाइनों में लगती थी। फिर वहां के जो वडेरे हैं, जो जाके इनके जागीरदार हैं, वो उनसे उनके शनाख्ती कार्ड लेते थे, आधे पैसे काट लेते थे, आधे देते थे। एहसास प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट दिए। एहसास प्रोग्राम के थ्रू दीगर और स्कीमें सिंध के नौजवानों को मिली। इसके साथ साथ केसीआर का प्रोजेक्ट आप देखें, वो मुकम्मल होने जा रहा है। K4 के लिए फंडिंग हो गई है, K4 पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कराची की आवाम को खान साहब ने कुछ नहीं दिया। फायर टेंडर्स दिए। आप देखें कि कराची की शहर में अभी कितनी आग लगी, 3-4 हमने बड़े इंसिडेंट्स देखे इसी साल। तो वो इवन मतलब शर्म का मुकाम है कि बिलावल हाउस पे आग लगी, उसमें भी वफाकी ने जो फायर टेंडर्स दिए थे वो इस्तेमाल हुए। तो खान साहब से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारी रुकावटें बीच में बहुत हैं। जाहिर है 18th सर, अमेंडमेंट के कौन बाद, सी रुकावट है? पीपल्स पार्टी रुकावट है? जी ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध एक खुद मुख्तार सूबा है। लेकिन जितना फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है हम कर रहे हैं, कोशिशें हैं, और अब तक डिलीवर काफी हद तक कर चुके हैं।
मैं समझता हूं कि कल का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं खान साहब, बड़ी एक खुशी की लहर आएगी कराची शहर में। और उसके साथ साथ आप आगे देखेंगे जो KCR का प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, फिर जो K4 का है, तो मैं समझता हूं कि जो जो वादे खान साहब ने किए थे कराची के आवाम से, वो पूरे होने जा रहे हैं। सर इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है और वाकई ये खुशी का मकाम है कि चलें कुछ तो नवीद मिली, लेकिन इस पे भी सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सिर्फ इफ्तिताह तक ही रहेगा, ये बसें चलने वाली नहीं है और इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने। देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हर साल जो है ना एक इनका अनोखा नमूना वजीर आता है, और वो आता है, वो इस आवाम से झूठ बोलता है, वादे करता है कि जी 10 बसेज आने वाली हैं, 20 बसेज आने वाली हैं, 50 आने वाली हैं। मैं तो पिछले 4 साल 5 साल से सुन रहा हूँ, और जब वो वादा का टाइम खत्म होता है तो उस वजीर को हटा के ये दूसरा नया कोई ट्रांसपोर्ट का वजीर ले आते हैं। इस टाइम पे भी एक टोटल नाअहल, टोटल इनकॉम्पिटेंट वजीर है इनका, जो आता है आके बोगियां मारता है अपनी, आके कहानियां सुनाता है। लेकिन 14 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को इस सूबे में हुक्मरानी करते हुए। आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बजट तो उठा के देखें इनका, वो 14 साल का बजट किधर किया? एक बस नहीं दे सके ये। चने जी, एम्बुलेंस तो एक भी नहीं दी आपने। इस पूरे सिंध में एक बस तो दे देते आप। चने कराची से आपको नफरत है, कराची से दुश्मनी है आपकी, अच्छा, कराची से नफरत है, ये कंफर्म बात है? जी, कराची से नफरत है आपने कहा, तो वाकई उनको नफरत है कि कराची से? देखिए नफरत ही होगी ना, वरना कराची का ये हाल क्यों है? अगर कराची इनको, मैं कह रहा हूँ कराची रिजेक्ट करता है, वो अगर आपको नफरत है तो कम से कम अंदरूनी सिंध में तो कुछ कर लेते, अपने लाड़काना शहर को तो कुछ कर लेते, शहीदों के शहर में तो कुछ कर लेते, जहाँ से बिलावल साहब खुद MNA हैं, नवाब शाह जहाँ से जरदारी साहब MNA हैं, अदी फरियाल MP हैं, अजरा पेचो इनके MP हैं, उस शहर में तो कुछ कर लेते। ये तो पूरे सक्कर से लेकर कश्मीर से लेकर कराची शहर तक एक ट्रांसपोर्ट बस नहीं दे सके 14 साल में। सर आपकी तनकीद बजाय मुझे ये बताइए कि वफाक में अब आगे कौन रहता है कौन नहीं रहता, ये एक अलग सवाल है, लेकिन सिंध से पीपल्स पार्टी को अभी भी आगे भी हटने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कि अवाम नहीं देख रही है जितनी तनकीद आप कर रहे हैं, तो हमने तो देखा कि जी 14 साल, आप खुद कह रहे हैं कि 14 साल हो गए उसकी गवर्नमेंट करते हुए, तो आगे भी उन्हीं के आने की उम्मीद है। देखें, ये जो EVM का सिस्टम है ना, मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है। ये उस गरीब माँ, उस गरीब बेवा की आवाज बनेगी जिसकी आवाज ये लोग कायदे आज़म से बंद कर देते थे। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2023 में जो तब्दीली का सफर सिंध के बॉर्डर पे रुक गया था, वो पूरे सिंध में वो तब्दीली आएगी, पूरे पाकिस्तान में तो आएगी आएगी। और ये चोर, ये लुटेरों से हम जान छुड़ाएंगे सिंध की आवाम की। सर और ठीक जो है, असल इनका हक है सिंध की आवाम का कि इनके जो स्कूलों आबाद हुए, स्कूलों के अंदर गधे नहीं बंधे हुए हों, अस्पतालों में दवाइयां हों, डॉक्टर्स हों, जो है सिंध की आवाम को एक खुशहाल जिंदगी मिले, वो PTI की हुकूमत पूरी करेगी। वो सर मुस्लिम लीग नून से आपके इख्तलाफात हैं और आज भी वो कराची में खुल के सामने आए। पीपल्स पार्टी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट से अवाम मुतमईन है इस वक्त? आप देखें, मैं और आप तो कुछ बोलें वो तो एक अलग बात है, ठीक है, जाहिर है मैं तो PTI का नुमाइंदा, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन आप जो वर्ल्ड सर्वेज उठा के देख लें ना, तो उसमें मैं समझता हूँ खान साहब की पॉपुलैरिटी और ऊपर गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देख लिया, कल की बात है या परसों की बात है, आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर जो यूथ समिट हुआ, यूथ कॉन्फ्रेंस में आपने अवाम देखी, आपने लोगों में जज्बा देखा खान साहब के लिए। आपने देखा वो अवाम अपने लीडर को देख के किस तरह उनने तालियां बजाई। मैं नहीं समझता हूं कि खान की जो मकबूलियत है, वो कोई भी लीडर उसके कहीं आसपास भी आ सकता है। मैं ये बात कुछ भी हो जाए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान की कौम इस टाइम रेडी है कि वो बिलावल को वजीर आजम देखे या मरियम को वजीर आजम देखे। 2023 भी खान का है और 2028 भी खान का सर है। सुमिट से याद आया, आपने अभी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और आपने ये बात कही, तो आप ये समझते हैं कि जो अमेरिका के ज़ेर-ए-इत्मीनान जमहूरियत की एक सुमिट हो रही है उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा, ये 9 और 10 दिसंबर को होने जा रही है, तो क्यों पाकिस्तान नहीं शिरकत कर रहा जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि वो खत्ते में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है? देखिए, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये तो आप जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनसे पूछें, वो बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर समझता हूँ कि पहली दफा एक इस तरह का लीडर हमें मिला है जो वेस्ट को आंखों में आंखें देखकर बात कर सकता है, जिसको वेस्ट जो है वो डू मोर के ताने नहीं मारती, जो लीडर अपनी सरजमीन
का सौदा नहीं कर रहा है अमेरिका के साथ। ये वो लीडर है जो आज मुस्लिम उम्मा का सफीर बना हुआ है, आज कश्मीर की आवाज बना हुआ है। ये वो लीडर है जिसने अमेरिका में आंखों डाल के अमेरिका को कहा कि हम आप अपनी सरजमीन नहीं देंगे। सर एब्सोल्युटली नॉट बोला अमेरिका जी की आंखों में बिल्कुल, डाल बहुत के अच्छी आंखें। बात है। आपने कहा कि पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के कश्मीर का मुकदमा भी पेश किया और पाकिस्तान की भी एक जो है वो हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं चलें ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आईएमएफ की बात आती है तो हम उसके तो कदमों में बिछे चले जा रहे हैं, उनकी बातों को हम माने चले जा रहे हैं, जबकि दूसरी गवर्नमेंट ये जब भी आई है, जब भी बात हुई है, आईएमएफ से कर्जे भी लिए हैं, तो उनकी अगर शराइत मानी गई हैं तो अपनी भी मनवाई गई हैं। इस दफा ये पहली दफा हुआ है कि आपने तमाम उनकी शराइत को माना है और आगे भी मानते जाएंगे। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि जी हमारा बरकरार रहा है तशख़्ख़ुस और कुछ नहीं हुआ है? आपको ये भी इल्म है कि कर्जों में सबसे ज्यादा इजाफा इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के वक्त में हुआ है? देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इसमें सदाकत नहीं है। आईएमएफ से हमने जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं वो इस तरह के खतरनाक मुआहदे नहीं थे जो पिछली हुकूमतों ने किए हैं। और देखें, हमसे तो ये सवाल जरूर किया जाता है, लेकिन कभी इन लोगों से भी ये सवाल किया जाए कि आज हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पीटीआई की हुकूमत को तो आज 2-2.5 साल हुए हैं। पिछले 70 साल से क्या पीटीआई की हुकूमत थी? क्या इन लोगों ने ऐसा किया कि आज हम लोग कर्जों में डूबे हुए हैं? क्या इन लोगों ने ऐसा किया कि आज बांग्लादेश का टका भी हमसे जो है डबल होने जा रहा है? क्या ऐसा किया कि आज हमारी एक्सपोर्ट्स का ये हाल है? तो देखें, ये मुआहदे हमें क्या जरूरत है करने की? ये तो हम इनका कर्जा लिया हुआ है जो इन लोगों ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, एवनफील्ड बनाए, सरे महल बनाए, अपने बच्चों को आलीशान जिंदगी इन लोगों ने दी बैरून मुल्क। ये तो हम इनका कसारा है जो आज उतार रहे हैं। हमने तो खुद अपने लोन नहीं लिए। खान साहब की कोई बैरून मुल्क प्रॉपर्टी तो नहीं है, खान साहब की कोई शुगर मिल तो है नहीं, खान साहब की तो एक ही घर है, वो भी उन्होंने शौकत खानम के नाम किया हुआ है। ठीक है जी, तो खान को क्या जरूरत है? खान ने कौन सी अपनी जेबें बनी है? खान साहब तो इनकी जो करप्शन है उसकी वजह से आज हमारा ये हाल है, वरना आज हमें सर खान साहब बहुत अच्छे हैं, सर्टिफाइड सादिक अमीन है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है और अच्छी बात है। क्या हमारे लीडर जो है उसमें हमें भरोसा होना चाहिए हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम पे कि वो सादिक अमीन है। मसला ये है कि क्या गलती कहाँ पे हो रही है, खराबी कहाँ पे हो रही है? इस वक्त क्या महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है, स्टॉक मार्केट का रेट आप जो देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है, मंदी हुई भी है उसमें, लोगों के बिजनेस जो ऊपर हैं। तो क्या ये खान साहब की चलें गलती नहीं है? क्या आप लोगों की गलती है जो उनके साथ हैं? क्या उनकी टीम की गलती है? क्या आपको वो लोग नहीं मिले जो पाकिस्तान को संभाल सकते थे? क्योंकि पहले तो आइडियलिज्म का था या क्या था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से इमरान खान साहब ठीक हैं, वो जो कंटेनर पे थे या वो जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है। क्या हुआ है? या तो वो समझ उस वक्त नहीं पाए थे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, या आप संभाल नहीं पा रहे? देखिए, आपकी कुछ बातों पे तो इतफाक कर सकता हूं मैं, लेकिन दीगर बातों पे नहीं कर सकता। बात यह है कि देखें, एक ग्लोबल एक कोरोना का एक ग्लोबल बीमारी आई पूरी दुनिया में, ठीक है जी। इसमें कोई खान साहब का कसूर नहीं था। ये पेंडेमिक जो है ये खान साहब तो नहीं लाए। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का इशू आया है और हमारे में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम लोग शायद इतना ही हमारी पैदावार नहीं थी कि हम सस्टेन कर सकते होते। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, इस पर मैं आपकी बात पे अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने तो एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बूम कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है। तो और फॉरेन रिजर्व जो है हमारे, वो बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतने भेजे जो आज तक कभी जिंदगी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एतमाद नहीं किया होगा किसी हुकूमत पे, जो अब कर रहे हैं वो। तो थिंग्स आर गुड, ठीक है जी। डॉलर महंगा है, लेकिन डॉलर महंगा होने से हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा भी हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, ये भी हम देखें, ठीक है। हमने इंपोर्ट पे कंट्रोल तो करना था किसी ना किसी तरीके से। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम अगर खान को दिया जाए तो डॉलर भी नीचे आएगा। जो हमारी इन्फ्लेशन है जो पूरी दुनिया में आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
उधर भी अमेरिका में भी लोग रो रहे हैं, यूरोप में भी लोग रो रहे हैं। इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है। सर, जो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बड़ी है, अर्शिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, लेकिन उस वक्त ये नहीं ख्याल रखा जाता कि यहाँ पे कितनी कमी होगी और यहाँ की कमी को कैसे पूरा किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज होती है, फिर यहाँ पे महंगाई बढ़ती है। कोई पॉलिसी बनाई है पीटीआई की गवर्नमेंट ने कि आगे इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस बात को? देखें, इस टाइम पे खान साहब ने जो है वो नॉन इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं फार्मर्स को, फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि देखें, 70 साल से एक माफिया भी इधर बैठी हुई है जो हर चीज के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो दीगर किस्म की अशिया हो, उन सब पे इन माफिया का कंट्रोल है। इन माफिया से जान छुड़ाना सबसे बड़ी बात है। ये पहली हुकूमत है जिसने दूसरों को भी नहीं छोड़ा, अपनों को भी नहीं छोड़ा। आपने कभी सुना है कि एक सिटिंग हुकूमत पाकिस्तान की, उसके अपने वजीरों के खिलाफ इंक्वायरी हुई हो? तो यहाँ तो खान साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो मैं समझता हूँ सेकंड स्टेज है। सबसे पहले तो इन माफिया से तो हम जान छुड़ाएं अपनी, जो इन सब चीजों पे कंट्रोल करके बैठे हैं। अब जरदारी साहब की 18-20 शुगर मिल्स हैं, वहाँ शरीफ खानदान की 18-20 शुगर मिल्स हैं, तो ये तो सब हर चीज पे कब्जा करके बैठे हुए तो हैं। समीर शेख यहाँ पे साहब, आपको क्या लगता है कि इतना जो अरसा है, 3.5 साल गुजर चुके हैं, या पता नहीं शायद 4 साल होने वाले हैं, ये आपको लगता है कि ये कम था, मजीद टाइम चाहिए चीजें बेहतर होने के लिए आपकी गवर्नमेंट को? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मजीद टाइम चाहिए। जो 70 साल की गंद है वो 3 साल में नहीं हो सकती। हमारे को शदीद जरूरत है हम अपने जुडिशल रिफॉर्म्स लाएं, हम नैब को और स्ट्रॉन्ग करें, हम जो हैं ऐसे लेजिस्लेशन लाएं असेंबली में जिससे चीजें बेहतर हों, और मैं समझता हूँ उसके लिए टाइम लगेगा। मैं दुआ गो हूँ कि 2023 में खान साहब की 2/3 मेजोरिटी आए, तो जो हमें हर्डल्स लेजिस्लेशन में आए, असेंबली में आए, चीजों में आए, ब्लैकमेल होए खान साहब, अपनों से भी ब्लैकमेल होए, गैरों से भी ब्लैकमेल होए, वो ना हो, ताकि उनको फुल मेजोरिटी मिले, ताकि जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो वादे उन्होंने किए वो पूरे तरीके से पूरे सर, कर सकें। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हम तो थे ही बुरे, हम थे ही बुरे, हम भी बुरे हैं, पीपल्स पार्टी भी बुरी है, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक लोगों के लिए उम्मीद थी, एक नवीद थी कि चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जितनी वर्स्ट सिचुएशन खान साहब की गवर्नमेंट में हुई है, इतना तो पहले कभी भी नहीं देखा गया। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, ये अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे जी ये बात। तो इस पे ये, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वाकई एक नया नाम और एक नए शख्स को जो है वो सियासत में वेलकम किया गया है। पाकिस्तानी अवाम ने सोचा कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आज जिस तरह से हम, स्पेशली आज जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने कराची की बात की, जितना टैक्स इस वक्त कराची की अवाम दे रही है और मजीद टैक्सेस का बोझ जो है कराची के ऊपर आने वाला है, तो इन सब चीज़ों का असर तो होगा ना। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम फिर भी आपको सेलेक्ट करेगी, इलेक्शन में आपको लेके आएगी और आपको वोट देगी? आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, ख्वाजा आसिफ की तो मैं तकलीफ समझ सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन बेचारों की जो है वो नौकरी खत्म हो गई है और उनकी आमदनी खत्म हो गई है, तो जाहिर है वो तो चीखेंगे। खान साहब ने जो असल नारा था कि मैं इन दो जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं इतने सालों से खानदान, इनको तो सीधा करूंगा, तो वो तो खान साहब ने वादा पूरा किया है। आज इन बेचारों का हाल देख लें आप, तो इनकी तो चीखें अच्छी तरह सुनाई दे रही हैं। खुद का लीडर जो है वो बैरून मुल्क भागा हुआ है दवाई के बहाने से, और ये यहाँ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आवाम को गुमराह करने के लिए। देखें, कराची की आवाम, मैं इस बात पे आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि 70-60% जो है टैक्स वो इस पूरे मुल्क के लिए देते हैं, पूरे सिंध को चलाते हैं, उनको उनका वो शेयर नहीं मिल रहा। आई एग्री विद यू, लेकिन देखें, आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि कराची सिंध से अलग नहीं है। कराची एक शहर है सिंध का, और सिंध में कौन है 14 सालों से? वो पीपल्स पार्टी है। 18वीं तरमीम की आड़ में लोग ने जो है वो बहुत चीजें सिंध की आवाम को जो मिलनी चाहिए थी वो रोक दी गई हैं। मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से बहुत सी चीजें हुई हैं सिंध में? जी, जाहिर सी बात है ना। आज आप देख लें कि आटा जो है वो पंजाब में कितने का है, कराची सिंध में कितने का है। आज चीनी पंजाब में कितने की है, सिंध में कितने की है। यहाँ कराची शहर की आप बात करी थी, कराची शहर की इनकी खुद की शाया प्रेस
प्राइस लिस्ट हर 3 दिन में निकलती है। आप मुझे बताएं कराची के किस एक दुकान में देखें या इंटरेस मार्केट ले लें या छोटी दुकानों में देते हैं वो सब्जियां उस प्राइस पे मिल रही नहीं मिलती हैं। क्या वजह है कि ये खुद जो है उसको अपने एसीज को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लगाते हैं कि इसको मॉनिटर करो कि ये प्राइस आवाम को सस्ती मिले, लेकिन गालियां किसको पड़ती हैं? फेडरल गवर्नमेंट को पड़ती है कि जी इतनी चीजें महंगी हो गई हैं। तो ये तो इनकी हर चीज में करप्शन है, इनकी तो हर चीज के अंदर जो है वो लूट मार है। इनकी तो दुकान खुली हुई है, इनको क्या टेंशन है? इनको आवाम की कब परवाह हुई है? बहुत शुक्रिया समीर मीर शेख साहब, आप हमारे साथ थे। यकीनन एक मसाइल की बात है, एक टेंशन वाली बात है, और कराची के अवाम के लिए स्पेशली, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं, जिस तरह समीर शेख साहब ये बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में महंगाई देखी जा रही है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो सिंध में महंगाई है और कराची में महंगाई है, इसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं सिंध गवर्नमेंट पे शदीद तनकीद। समीर मीर शेख साहब पीटीआई से मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे और कुछ चीज़ें अपनी गवर्नमेंट के हवाले से भी बताई। सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद भी कही, और सिंध गवर्नमेंट पे इस वक्त कुछ ज़्यादा ही तनकीद हो रही है। कराची की मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जमातें सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब के बयानात भी सामने हैं। अचानक से कोई इतनी एंट्री तो पहले ही थी, लेकिन कुछ एंट्री अजीब तरह से, यानी कि बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी है। क्या होने जा रहा है? मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त अरशद वोरा साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अरशद वोरा साहब, सिंध में इस वक्त ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे की वजूहात ये भी हैं कि सिंध में महंगाई बहुत ज़्यादा है और कराची में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सारे रेशोज ज़्यादा आ रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, ऐसा मैं देखें जो रियलिटी है वो तो मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगा। इसके लिए तो टोटल जाहिर सी बात है, जो मतलब सिंध गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी की जिम्मेदार नहीं है, सिंध जो गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी की जिम्मेदार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुआश की जिम्मेदार नहीं है। आपका जो है डॉलर जिस तरीके से इस वक्त अंडर कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो सिंध गवर्नमेंट इन चीजों की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट और बहुत सारी चीजों की जिम्मेदार है जो कि आप सबके सामने है। जाहिर है अवाम का जीना जिस तरीके से महाल हुआ है, तो उसमें ये सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की गवर्नमेंट हो, ये दोनों जो है पार्टनर इन क्राइम है। ये दोनों जो है मिलकर जो है, दोनों मिले हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए। क्राइम पार्टनर कैसे हो सकते हैं? अभी तो इतनी ज्यादा तनकीद हुई है कि सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था, तभी तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो डिले हो गया, जो कि नून लीग कहती है 2018 में हो जाना चाहिए था। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके ये मंसूबा कामयाब होने वाला है और कल इसका इफ्तिताह है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट को कि 3.5 साल में वो काम इन्होंने किया है जो 6 महीने में होना था। ठीक है ना? तो कराची के ऊपर ये एहसान नहीं किया है इन्होंने, बल्कि कराची के साथ जुल्म किया है जो काम 6 महीने पहले देखिए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में इस प्रोजेक्ट को जो है तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया था। इन्होंने बसें लानी थी, इन्होंने फाइनल टचेस देने थे। 3.5 साल में इनसे ये तो हो नहीं सका। तो इसमें जो है टोटल पीटीआई की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। और जहां तक ताल्लुक है, मैं अगेन बात आपकी, सिंध गवर्नमेंट ने भी तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मंसूबे अनाउंस किए थे। सिंध गवर्नमेंट कभी 2000 बसें ला रही थी, कभी 1000 बसें ला रही थी, कभी 500 बसें ला रही थी। ये सुनते सुनते भी हमारे कान पक गए। और जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की उनकी ये बातें थी, 2018 के इलेक्शन भी हो गए, उस बात को भी 3.5 साल हो गए, लेकिन आज तक यही बातें जो है हमारे कानों में गूंज रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, तो रेड लाइन, तो फलानी लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइनें लेकर आ रही थी, लेकिन दे हैव डन नथिंग। कराची को असल में सब लोगों ने अपनी जागीरी समझा हुआ है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चलती कराची के पैसों पे है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलती कराची के पैसों पे है, और सब ने कराची को अपनी जागीर समझा हुआ है। कराची को जो है ये एक गवर्नमेंट जो है वो चलाती है इस तरीके से कि उन्होंने उनको अपना गुलाम समझा हुआ है, दूसरों ने अपनी जागीर समझा हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग चला रहे हैं।
और ये सारे ही मिलके कसूरवार हैं और इनके साथ इनके पार्टनर्स इन क्राइम ये सारे ही हैं। जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त चैंपियन बन रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमने जो है बल्दियाती बिल पे जो है वो अपोज कर रहे हैं, तो 2013 में बल्दियाती बिल आप लोगों ने ही उसको मंजूर कराया, आप ही के गवर्नर ने उसको मंजूर किया। तो ये सब जो है अवाम को अब समझ लेना चाहिए। सर, अवाम को समझ लेना चाहिए, तनकीद आप भी करें, अभी पीटीआई के साहब भी साथ हैं, उन्होंने भी तनकीद की। मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर सिंध में आगे भी काय की तनकीद को मैं एक्सेप्ट करूं, आप पीटीआई की कौन सी तनकीद को मैं एक्सेप्ट करूं? देखिए, पार्टनर्स इन क्राइम में इसलिए कह रहा हूं कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलग उसके बाद उन्होंने ये जो फार्मूला तय हुआ है इनका इंटरनली इनका फार्मूला ये तय हुआ है कि सिंध को आप चलाएं, फेडरल को हम चलाएं, आप फेडरेशन में हमें तंग नहीं करें। तो पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हो गई और पीपल्स पार्टी ने जो है वो फेडरेशन में उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। यहाँ पे सर, वफाक में अब आगे 2023 में जो होता है हो, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आता कि सिंध में तो सिंध पीपल्स पार्टी रहेगी ना, आगे तो उसी के चांसेस हैं। नया चेहरा क्या है? ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि उन्हीं के चांसेस हैं? आप बताएं, कौन हो सकता है? आपके इल्म में आ गया है कि इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है, जैसे 2018 में प्लानिंग से पीटीआई की गवर्नमेंट को लाया गया, क्या अभी से कोई प्लानिंग हो गई है? ऐसा नहीं है सर। 14 साल से बैठे हुए ये लोग। का पता चला जिस दिन अवाम जो है, देखिए अवाम बहुत पिस चुकी है और अवाम अब जब सड़कों पे निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला निकलेगी, सारे हर एक को लोग जो है एमएससी करके खुदकुशियां कर रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। कराची के लोगों को 1.5 लाख जॉब दी है पीपल्स पार्टी ने, कराची में से एक जॉब नहीं दी है कराची डोमिसाइल को। अभी ये जो है बल्दियाती बिल लाकर जिस तरीके से केआईएचडी को देखें, केआईएचडी केएमडीसी में जो है कराची डेंटल जो कॉलेज है वहां पे जिस तरीके से एडमिशंस होते हैं वहां पर अब अगर ये कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से लेके आएगी, ये कराची की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मतलब कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसकी मदर है, कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया है। तो अब अगर इस इदारे को भी ये इसी तरीके से करेंगे और कराची के लोगों का हक मारेंगे, तो कराची के लोग जो है, देखिए खुदकुशी जो है 3.5 करोड़ अवाम नहीं करेगी, चंद लोगों ने खुदकुशी की है, उसके बाद बाकी लोग जो है जब देखेंगे कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है मरने के अलावा, तो फिर वो मार के मरने वाली सर, आपने केएमडीसी का जिक्र किया, ये केएमडीसी को सियासी अखाड़ा क्यों बनाया हुआ है इस वक्त? क्या वहां पे मजीद कुछ मिलने की उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट को? सीटें बेचते हैं ना ये। अच्छा, ये सीटें बेचते हैं ना, ये लेंगे फिर वही करेंगे काम कि जो है कराची का जो अस्पताल है, कराची का जो इंस्टीट्यूशन है जहां कराची के बच्चों को एडमिशन मिलता है, वहां पर ये फिर कोटा सिस्टम नाफिज करेंगे। क्या होगा? फिर कराची का हक मारा जाएगा। इस चीज की इन्होंने जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, जो इन्होंने एक्ट बनाया, उसमें लिखा है इन्होंने कि ये कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इज ओनली मेंट फॉर कराची स्टूडेंट। यानी कि मजीद ये चीजों को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस हम कह रहे हैं कि सिंध लोकल बॉडीज लेना चाह रहे हैं, कराची की आवाम को बद से बदतर मकाम पर पहुंचाना चाह रहे हैं। तो चलिए, कुछ तो खुशाइंद हुआ, ये बसें जो आ रही हैं कुछ तो बेहतरी नजर आएगी कराची के अंदर। क्या बात कर रही हैं आप? मतलब पूरे पाकिस्तान में कराची के पैसों से बसें आ गई, सारी लाइनें चल गई, बीआरटी चल गई, पता नहीं कौन सी लाइनें लाहौर में चल गई, मुल्तान में चल गई, पिंडी में चल गई। तो अब आप कराची में लाके एहसान कर रहे हो? खुदा का खौफ करो। ये कराची के पैसों से आपने पूरे पाकिस्तान की बसें चलाई हैं। कराची के ये बसें चल जानी चाहिए थी बहुत पहले। 2018 में ये नवाज शरीफ ने जब प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये जब आए थे, इन्हें 6 महीने में चला देना चाहिए था। ये इन्होंने पाकिस्तान में ये पहली दफा कराची का कोई एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग करने प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जो ओपनिंग करने आना था और वो नहीं है, और गवर्नर ने ओपनिंग की, वो भी जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने 25 अरब रुपए का जो पैकेज कराची को दिया था, और मंगोपी रोड जो बनी थी और ये जो नॉर्थ नाजाबाद के सारे ब्रिजेस बने थे, फ्लाईओवर, उस पे जो है गवर्नर, पीटीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने जाके फीता काटा। वो भी प्रोजेक्ट उनका दिया हुआ था। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया।
ये सब जो है ड्रामेबाजी है। चलिए सर, आप जाहिर सी बात है, आप मंझे हुए सियासतदान हैं, मुझे आप ये बताइए कि मसाइल मैं का मंझा हल हुआ क्या है। सियासतदान नहीं हूँ, मैं कराची का एक आम शहरी हूँ, कराची का सर बिजनेसमैन सियासत हूँ। में तो रहे हैं ना, आपने देखा, आप मेयर भी रहे हैं, सब चीजें आपके सामने देखिए हैं, आप सियासत का केएमडीसी की मतलब बात कर सियासत, रहे हैं, आप आपने सियासत को आप समझ लीजिए हैं। मेयरशिप पे रहे, आपने देखिए एक वक्त देखिए देखा है, आप सियासत को आपने एमक्यूएम समझा में क्या? पे भी रहे हैं, सियासत आप का मतलब पीएसपी ये में होता भी है एक टू सर्व द पोजीशन में हैं। पीपल। मुझे ये बताएं कि चलिए अभी सिंध गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्पेशली कराची की बात हो रही है, मसले की हल की तरफ जाते हैं और बहुत आराम से ठंडे दिल से मुझे ये बताएं कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं आगे, अगर 2023 के इलेक्शंस भी हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए चीजें सिर्फ इसी तरह बेहतर हो सकती हैं कि आर्टिकल 140A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है उसको डिफाइन करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। वो आर्टिकल, जब वो 30 बिल और 31 बिल जो है एक दिन में पास करवा सकते हैं, तो एक बिल और पास करवाते और आर्टिकल 140A को इस तरीके से डिफाइन कर देते कि वो जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नीचे यूनियन काउंसिल तक आता, और जब वो फेडरेशन में डिफाइन हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिफाइन हो जाता, तो आज पीपल्स पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि वो जो है लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम लेके आती। तो ये तो मैंने जब आपसे कहा कि दे आर पार्टनर इन क्राइम, दे आर एक्चुअली पार्टनर इन क्राइम। अच्छा सर, ये पीएसपी जो है, आप क्या देखते हैं आगे कि क्या पोजीशन पे आएगी कराची में, और अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा जमातें, हमने देखा कि जमात इस्लामी की तरफ भी थोड़ा सा अलायंस होने जा रहा था, आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी के साथ पीएसपी मिलके काम करेगी? देखिए आपने पीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, पीएसपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो अवाम के हुकूक की बात करना है। पीएसपी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन में जब पीएसपी हारी थी तो लोगों ने ये समझा था कि पीएसपी अब खत्म हो गई, पीएसपी जो है वो इलेक्शन हार के खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद पीएसपी जितनी मजबूत होकर ये जमात बन के सामने आई है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई जमात इतनी मजबूत इलेक्शन हारने के बाद हुई हो। पीएसपी का मकसद जो है ना, पीएसपी का मकसद इलेक्शन नहीं है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज to raise the voice for the people of Karachi, for the people of Sindh, for the people of Pakistan। और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हम उस पर काम करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी अवाम को समझ आएगी, अवाम ने जिस दिन भी चेंज लाना होगा, जिस तब्दीली का नारा लगाया गया था, वो तब्दीली तो खैर बहरहाल एक फेक तब्दीली निकली। असल तब्दीली जिस दिन आएगी उस दिन अवाम को पता चलेगा, क्योंकि पीएसपी के जितने भी लोग हैं, पीएसपी के जो लीडर हैं, उनका माजी जो है वो बेदाग है, उनका किरदार जो है वो एक क्लियर किरदार है। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होना जा रहा है, मुझे एक वन लाइनर आंसर दीजिएगा कि आपने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे और यही चाहते हैं कि अवाम का मफाद हो, इलेक्शन नहीं चाहते। मुझे बताइए कि क्या अवाम के मफाद के लिए दूसरी स्टेक होल्डर जमातें जो हैं कराची की, उनके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं आप? चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो। आप कर रही हैं, आप देखें जो जमात 30 साल हुकूमत कर चुकी है उसने इस शहर को दिया क्या? आप मतलब किस तरीके से कंपेयर कर रही हैं कि एमक्यूएम के साथ जाके बैठ जाए? एमक्यूएम जो है 14 साल गवर्नर रहा, उन्होंने 30 साल मिनिस्ट्रियां गुजार ली। 2013 का ये बिल जो है वो एमक्यूएम के दौर में आया। एमक्यूएम का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एमक्यूएम के इस वक्त जितने लोग हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप हिस्टोरिकली चेक कर लें, उनका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना, पैसा बनाना और सिर्फ पैसा बनाना। उन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। आप मुझे एक काम गिनवा दें जो एमक्यूएम के दौर में सही हुआ अपार्ट फ्रॉम मुस्तफा कमाल टेन्योर, वो आपको कोई रेफरेंस नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।